सेल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, इन्होंने ये कहा टोटल। इसके बाद जब ये सेल सेल कह रहे थे तो इनसे किसी ने पूछा कि ये सेल आप कह रहे हैं पर ये सेल आया कहाँ से है, वास्तव में इसकी ओरिजिन कहाँ से है, पर ये बता नहीं पाए कि सेल ओरिजिन कहाँ से है, मतलब सेल आया कहाँ से है, ये बता नहीं पाए। पर इनके ही एक गुरु कहेंगे जो थे रडॉल्फ विर्चो थे, जिन्होंने 1855 में कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या कहा? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला मतलब होता है, ओमनी मतलब ऑल द सेल, ओमनी सेलुला मतलब ऑल द सेल, ई सेलुला मतलब कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि जितने भी सेल हम लोग देखते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले वाले सेल से आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी सेल है हमारे पास, जो हमारी बॉडी में सेल है, वो पहले वाले सेल से आए हैं। मतलब ये सेल जो है ये कुछ समय बाद रिप्लेस होगा और इसकी जगह पे नया सेल फॉर्मेशन होगा और उस सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होगा तो उसी की जगह नया सेल आएगा, कहीं और से नहीं आता सेल। सेल कम फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल कहा। तो जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी आई, मॉडिफाइड मतलब पहले तो स्लीडन और स्वान दोनों दोस्त थे, दोनों ने सेल थ्योरी दी, पर दोनों की सेल थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी कि सेल वास्तव में आया कहाँ से है। तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी रडॉल्फ विर्चो ने दिया, और रडॉल्फ विर्चो ने ये कहा कि ऑल द सेल केम फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। और अब जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी आई, जो नया सेल थ्योरी आया, उसमें कहा गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। सेल का प्रोडक्ट क्या क्या है पहले ही बता चुके, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियस का प्रोडक्ट है, तो सेल का प्रोडक्ट है, सॉरी सेल का प्रोडक्ट है। और ऑल द सेल केम फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल हैं वो अपने पहले वाले सेल से आए हैं। ये इन्होंने बताया। किसने बताया? रडॉल्फ विर्चो ने बताया। किस थ्योरी के द्वारा बताया? ओमनी सेलुला ई सेलुला थ्योरी के द्वारा बताया। अब थोड़ा सा और देखते हैं, ओवरव्यू ऑफ सेल लेते हैं। तो सब सेल होते हैं, देखो सब सेल है, अलग अलग कंपार्टमेंट है। हम बताए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। इन तीनों को कंबाइंडली स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। तो सेल जो होता है ना, ईच सेल, एवरी सेल के पास उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? हम बताए कि हेड होता है, सेंटर पे होता है, राउंडेड कलर का होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो एवरी सेल हैज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है ना मटेरियल, उसे कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमैटिन मटेरियल से मिलकर बना होता है। ये हम आगे आने वाले चैप्टर में जब क्रोमोसोम पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो अभी हमें ये देखना है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। क्रोमोसोम जैसे है ना, तो क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल होंगे। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल है हमारे अंदर। आरएनए जो है वो बहुत सारे प्रोकैरियोटिक में भी जेनेटिक मटेरियल है। तो क्या है जेनेटिक मटेरियल? क्या है? डीएनए जो है हम लोग के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। तो कहाँ पर होता है? अगर कोई पूछ लेगा कि ये जो डीएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो डीएनए जो होता है वो सभी सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल को ही डीएनए कहते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इससे यह पता चल रहा है कि डीऑक्सी मतलब यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप का अटैचमेंट है, डीऑक्सी। अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि कैसे बनता है डीएनए। डीऑक्सी राइबोज शुगर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे राइबोज शुगर होता है जो कि हम लोग देखेंगे, और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। तो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, और आरएनए भी है वो भी न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। उसे कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड को मिलकर बना होता है। तो अभी हम लोग देखें कि डीएनए कहाँ पे पाया जाता है। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अब इसके अंदर अभी हम लोग देखेंगे कि क्या पाया जाता है। इसके अंदर भी डीएनए का एक सीक्वेंस होता है जिसे कहते हैं एटीजीसी, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसाइन। इसको हम आगे आने वाले क्लास में देखेंगे कि ये क्या होता है। तो इसका भी सीक्वेंस पाया जाता है। एटी एक साथ रहता है, जीसी एक साथ रहता है, इसे कहते हैं जेनेटिक सीक्वेंस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बेसिस पे कितने टाइप के सेल होते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो 3 तरह के सेल होते हैं न्यूक्लियस के बेसिस पे, मतलब न्यूक्लियस कैसा है, उनके अंदर न्यूक्लियस कैसा पाया जाता है। तो पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल, और सेकंड होता है यूकैरियोटिक सेल। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, क्लास 9th में भी पढ़े थे, फिर पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ते रहेंगे। पर एक
न्यू टाइप का सेल है, जो एक न्यू टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, वो कोई नहीं बताता आपको, वो हम बता रहे हैं, वो है मीजोकैरियोटिक सेल। मीजोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। पहले हमारे लिए फंडामेंटल जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रो मतलब होता है, कहीं भी प्रो आ गया, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, ओल्ड तरह। और कैरियोटिक, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, और प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का पाया जाएगा। प्रिमिटिव मतलब ओल्ड टाइप का पाया जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उस न्यूक्लियस को कहते हैं प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। जो कि कहाँ पाए जाएंगे? जो कि पाए जाएंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस कैसा होता है उसके बारे में देख लेते हैं। जो इसका न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस सेंटर में है ना, इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाएंगे। मतलब क्या, ये न्यूक्लियस जो होता है ये साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन करता रहता है, इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता न्यूक्लियस के। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। पर यूकैरियोटिक की जब हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके चारों तरफ एक लेयर पाया जाता है। चारों तरफ जो लेयर पाया जाता है यूकैरियोटिक में, उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मतलब मेम्ब्रेन से बंधा हुआ है। ये तो ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनल है, सेल का एक ऑर्गन है। तो सेल का जो ऑर्गन है उसे सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोटिक में। पर प्रोकैरियोटिक में कोई ऐसा मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। आगे बात करते हैं मीजोकैरियोटिक के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं। मीजोकैरियोटिक में एक स्पेशल फीचर ये है कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगा, पर इसके अंदर ना डीएनए जो होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, जो कि डीएनए जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो डीएनए जो होता है इसके अंदर, जो प्रोकैरियोटिक होता है इसके अंदर जो होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, नॉन हिस्टोन। और यहाँ पे यूकैरियोटिक में पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन। पर ये जो डीएनए जो होता है मीजोकैरियोटिक का, मीजोकैरियोटिक एनिमल होता है, इसका जो डीएनए होता है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन मतलब एज लाइक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर दोनों का कैरेक्टर है, प्रोकैरियोटिक का भी कैरेक्टर है, यूकैरियोटिक का भी कैरेक्टर है, दोनों के बीच में मिडिल लिंक है, दोनों के बीच में इंटर लिंक कर रहा है, इसे मीजोकैरियोटिक कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का कोई एग्जांपल दीजिए सर। तो मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है डायनोफ्लैजिलेट, जो कि एक प्रोटिस्टा है, जिसमें हम प्रोटिस्टा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डायनोफ्लैजिलेट याद रखना है क्योंकि ये मीजोकैरियोटिक एनिमल है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी। राइबोसोम के बारे में देखते हैं। तो राइबोसोम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, मतलब कि जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं ज्यादातर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि किसमें पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक में भी जो पाए जाते हैं ऑर्गेनल्स वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, पर यूकैरियोटिक में जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। पर राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, मतलब कि इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ये ऐसे पड़ा रहता है, डॉट 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 डॉट। तो ये क्या करता है? राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन को बनाता है। तो राइबोसोम जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जो साइटोप्लाज्म है, जो सेल का जो जहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, तो ये भी एक ऑर्गेनल्स है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, जो कि कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। और साइटोप्लाज्म जो होता है क्या करता है? यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। तो राइबोसोम जो होता है वो साइटोप्लाज्म में तो पाया ही जाता है, प्लस दो और सेल ऑर्गेनल्स में पाया जाता है। एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट, दूसरे का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में पाया जाता है। तो हमसे पूछेगा राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो राइबोसोम तो नो डाउट साइटोप्लाज्म में तो पाया ही जाएगा, प्लस ये कहाँ पर पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाएगा। और एक सेल ऑर्गेनल है जो कि ज्यादातर पूछा नहीं जाता, पर हमें ध्यान रखना होगा, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा रेटिकुलम होता है जहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? यही राइबोसोम करते हैं। तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और साथ ही साथ कहाँ पाया जाता है? और एक जगह और पाया जाता है, दैट इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आते हैं एनिमल का जो सेल होता है। एनिमल के सेल में एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी पाया जाता है, जिसका नाम होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या है? एनिमल के सेल में पाया जाता है। सेंट्रियोल में क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, जो कि सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, जो कि सेल डिवीजन कराता है। तो सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है? वो सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, ना कि प्लांट में पाया जाता है। और राइबोसोम कहाँ पर पाया जाता है? राइबोसोम जो पाया जाता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और दो और सेल ऑर्गेनल्स बताए इसके साथ ही साथ। और एक चीज और याद रखिएगा, राइबोसोम जो होता है वो
प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस किस तरीके से होता है, आरएनए कैसे होता है, डीएनए क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले क्लास में देखेंगे और ब्रीफिंग करेंगे कि ये जो प्रोसेस ओवरऑल प्रोसेस है इसको और डिटेल में देखेंगे, एक एक प्रोसेस को देखेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।